नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं सब? आनंद में है ना? आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी देश के नाम संदेश इकाई में अभ्यास और स्वाध्याय में पत्र लेखन कैसे लिखते हैं यह देखेंगे और सीखेंगे। पत्र एक प्रारूप है। पत्र लिखते समय इस प्रारूप यानी कि ढांचे को ध्यान में रखने पर हम सरलता से पत्र लेखन कर सकते हैं। यहाँ पर क्रमशः 1 से 10 तक के मुद्दों में क्या क्या लिखना है उसकी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। तो आइए इसे अच्छी तरह से समझें। सबसे पहले क्या ध्यान में रखेंगे? तो पत्र की शुरुआत में हमारा पता अर्थात पत्र भेजने वाले का पता लिखा जाता है। क्रम 2 में पत्र लिखने की तारीख लिखते हैं। क्रम 3 में संबोधन यानी कि सप्रेम नमस्कार, आदरणीय ऐसे संबोधन लिखना है। क्रम 4 में अभिवादन लिखा जाता है। क्रम 5 में पत्र लिखने का कारण लिखा जाता है कि पत्र क्यों लिखा है। क्रम 6 में पत्र की मुख्य विषय वस्तु लिखी जाती है। क्रम 7 में अन्य समाचार लिखे जाते हैं। क्रम 8 में समाप्ति की बात होती है और क्रम 9 में संबंध लिखा जाता है यानी कि कौन सा संबंध है। और क्रम 10 में पत्र लिखने वाले का नाम लिखा जाता है। तो आप इन 10 मुद्दों को अच्छी तरह से ध्यान में रखकर यदि पत्र लिखते हैं तो आपका पत्र लेखन कार्य बहुत ही सरल और आसान हो जाता है। तो आपको अभ्यास और स्वाध्याय दोनों में एक एक पत्र दिया गया है। सबसे पहले अभ्यास में प्रश्न 6 है, वह आपको पत्र लेखन है कि हम स्वयं कैसे अपने कर्तव्य का पालन करके आदर्श नागरिक बन सकते हैं एवं भारत को आदर्श राष्ट्र बनाने में योगदान दे सकते हैं। इस विषय पर दिए गए प्रारूप के आधार पर अपने मित्र को पत्र लिखकर अपने विचार बताइए। आपको पुस्तक में ही इसका एक प्रारूप दिया गया है जिसमें 1 से 10 क्रम जो मैंने बताए वह भी दिए गए हैं। तो इस ढांचे के आधार पर हम पत्र सीखेंगे। सबसे पहले अपना पता यानी कि आपका जो एड्रेस है वह आपको लिखना है। अपने पते में हम लिखेंगे 17 निर्मल छाया, आंबावाड़ी, अहमदाबाद। दिनांक में लिखेंगे 11 जनवरी 2021। संबोधन में आप अपने मित्र को लिख रहे हैं इसलिए प्रिय मित्र, आपका जो भी मित्र हो उसका नाम। अभिवादन में हम लिखेंगे सप्रेम नमस्कार। तो इस तरह पत्र लिखते समय सबसे पहले पता, फिर दिनांक, संबोधन और अभिवादन लिखना चाहिए। इसके बाद पत्र लिखने का कारण, तो यह पत्र हम क्यों लिख रहे हैं, तो इसमें लिखेंगे कि तुम्हारा पत्र मिला, तुमने आदर्श देश प्रेमी नागरिक के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की है। इस बारे में मैं इस पत्र में अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ। उसका विषय वस्तु, तो आदर्श नागरिक कैसे होते हैं, तो इसके बारे में अपने मित्र को आप बताइए। इसमें आप लिखेंगे कि आदर्श नागरिक को अपने देश के कायदे कानून का पालन करना चाहिए, अपने यहाँ की पंचायत या नगर पालिका को उसके कामों में सहयोग देना चाहिए, सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी नहीं करनी चाहिए, देश में सभी धर्मों और भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, चुनाव के समय अपने आसपास के नागरिकों को मतदान के लिए हमें प्रेरित करना चाहिए, बाढ़, भूकंप, अकाल के समय पीड़ित लोगों की हमें जितनी हो सके उतनी सहायता करनी चाहिए,
सरकार की किसी नीति या कानून का कभी विरोध नहीं करना चाहिए, शांतिपूर्वक करना चाहिए। यदि कुछ हो तो दहेज जैसे रिवाजों का विरोध करना चाहिए। मेरे विचार से इस तरह का आचरण कर हम आदर्श नागरिक बन सकते हैं और देश के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। इसके बाद है अन्य समाचार यानी कि क्रम 7, जिसमें हम अपने परिवार के बारे में अपने मित्र को बताएंगे कि मेरे माता पिता एकदम स्वस्थ है, मेरा जो भाई या बहन है वह अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहा है और सब लोग तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। समय मिले तो आना। फिर क्रम है 8, जिसमें समाप्ति, जिसमें हम उसके परिवार के बारे में लिखेंगे कि तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम कहना, तुम्हारी छोटी बहन को मेरा प्यार देना। इस तरह से हम पत्र में समाप्ति में उसके परिवार की खबर अंतर पूछते हैं। अंत में है संबंध, यानी कि जो आपका इसमें तो मित्र ही है, तो संबंध में हम क्या लिखेंगे? तुम्हारा मित्र और आपका जो भी नाम हो वह नाम। तो बच्चों पता चला ना कि पत्र लेखन कैसे लिखा जाता है। तो आप यह पत्र सुंदर अक्षरों में अपनी नोट में लिखेंगे। स्वाध्याय में भी आपको ऐसा ही एक सुंदर पत्र लिखना है, जिसमें प्रश्न 2 है। जीवन में सफाई का महत्व समझाते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो यहाँ भी आपको अपने मित्र को ही पत्र लिखना है। तो जिस तरह मैंने आपको आदर्श नागरिक का पत्र सिखाया, उसी तरह से आप अपने मित्र को सफाई में का महत्व क्या है जीवन में, यह बताता हुआ पत्र आप खुद अपनी नोट में सोच समझकर अच्छे अक्षरों में लिखेंगे। अभ्यास में प्रश्न 4 है, ऐसे व्यवहार की चर्चा कीजिए जिससे हम देश के अव्यवस्था खड़ी करते हैं एवं देश के विकास में बाधा डालते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि हमारे देश में कभी कभी सांप्रदायिक दंगे भड़क उठते हैं, यानी कि कौमी। इसी तरह कभी कभी भाषावाद भी हिंसक बन जाता है। ऐसे मौक़ों पर कट्टरवादी लोग तोड़फोड़ करते हैं, सरकारी संपत्ति की बहुत हानि होती है। ऐसा बर्ताव देश में अव्यवस्था खड़ी करता है। अशांति के कारण देश के विकास में बाधा पड़ती है। तो यह प्रश्न आपको अपनी नोट में नहीं लिखना है। अभ्यास में प्रश्न 5 है, दहेज एक दूषण, इस विषय पर कारण सहित अपना मत दीजिए। तो हम इसके बारे में तो कई बार हमने सुना भी है कि दहेज की प्रथा समाज के लिए अभिशाप बन गई है। दहेज के कारण योग्य शिक्षित कन्याओं का उचित समय पर विवाह भी नहीं होता। यदि विवाह हो भी जाता है तो दहेज न लाने अथवा कम लाने के कारण नई वधू को ताने और व्यंग सुनने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, उसे शारीरिक और मानसिक यातना भी दी जाती है। कुछ दहेज लोभी तो बहू को आत्महत्या के लिए मजबूर कर देते हैं या जला भी देते हैं। जिस दहेज के कारण ऐसे दर्दनाक और शर्मनाक कांड होते हो, वह सचमुच समाज का एक बहुत बड़ा दूषण है। उसका कभी हमें समर्थन नहीं करना चाहिए और ना कभी दहेज लेना चाहिए और ना ही कभी दहेज देना चाहिए। तो हमें कई जगह यह बात सुनने भी मिलती है। तो यह प्रश्न भी आपको अपनी नोट में नहीं लिखना है, सिर्फ समझना है। आगे है भाषा सज्जता। उसमें आपको कहावत दी गई है कि जब हम भाषा की विशेषता की बात करते हैं तो भाषा में कई प्रकार के ऐसे प्रयोग देखने को मिलते हैं जिससे बड़ी बात
एक ही उदाहरण में कही जाती है। कहावतें भी इसी प्रकार का एक माध्यम है कि अगर आप किसी को कोई बात सीधी तरह से नहीं कह सकते तो वह कहावत का उपयोग करके आप यथार्थ रूप से उसे समझा सकते हैं और कह भी सकते हैं। तो चलो बच्चों, ऐसे ही कुछ कहावतें आपको पुस्तक में दी गई है। पहली कहावत है, एक म्यान में दो तलवार नहीं समा सकती, जिसका अर्थ है एक वस्तु के दो समान अधिकारी नहीं हो सकते। जैसे कि दो महत्वाकांक्षी लीडर है तो वह एक ही पार्टी में रहेंगे तो सदा टकराव की स्थिति रहेगी, क्योंकि एक म्यान में दो तलवार नहीं समा सकती। उसी तरह आपको दूसरी कहावत दी गई है, खोदा पहाड़ निकली चुया, अधिक मेहनत लाभ कम। ज़्यादा मुनाफे के लिए उसने बड़ी होटल बनाई थी, पर पूरे साल में उसको नाम मात्र का ही मुनाफा हुआ। इसीलिए कहते हैं कि खोदा पहाड़ यानी कि खर्च बहुत किया, लेकिन निकली चुया यानी कि मुनाफा कुछ भी नहीं हुआ। तीसरी कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्तिशाली की ही जीत होती है। सेठ जी ने अपने निर्दोष नौकर पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे 2 साल के लिए जेल भिजवा दिया। किसी ने ठीक ही कहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि वह निर्दोष था लेकिन नौकर था। सेठ तो बहुत मालदार होते हैं, तो उसने नौकर पर ही चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे 2 साल के लिए कहाँ भेज दिया? जेल में। आगे आपको और 5 कहावत दी गई है, लेकिन उसका अर्थ और उसकी समझूती नहीं दी गई है। वह 5 कहावत कौन कौन सी है? तो सबसे पहली, चांद पर थूका मुँह पर गिरा, जिसका अर्थ है सज्जन की बुराई करने से अपना ही नुकसान होता। हम इसका उदाहरण यह लिख सकते हैं कि एक पत्रकार ने एक संत की निंदा की। उसने उनके बारे में कई उल्टी सीधी बातें लिखकर छापा। लोगों ने उसे समझाया पर वह नहीं माना और संत को बदनाम करता रहा। एक दिन वह संत के कट्टर अनुयायियों के हाथ पड़ गया। उन्होंने उसकी अच्छी धुलाई की। तब वहाँ खड़े एक व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, चांद पर थूका मुँह पर गिरा, यानी किसी सज्जन की बुराई तुमने की थी तो अब नुकसान तुम्हारा ही होगा। दूसरी कहावत है, छोटा मुँह बड़ी बात, यानी अपनी योग्यता से बढ़कर बातें करना। कि मुनीम को लड़की की शादी करनी थी। उसने एक शानदार होटल में शादी रखी और 5 सितारा होटल में भोजन रखा। उसके मुंह में इन सारे आयोजनों की बात सुनकर सेठ बोले, भाई यह तो छोटे मुँह बड़ी बात है, यानी कि अपनी जितनी योग्यता हो हमें उतना ही खर्च करना चाहिए। आगे की जो 3 कहावतें हैं उसके अर्थ तो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन उसका उदाहरण आपको खुद सोच समझकर लिखना है। तीसरी कहावत है, दूर के ढोल सुहावने, यानी कि दूर से हर चीज़ अच्छी लगती है। चौथी कहावत है, दोनों हाथों में लड्डू, जिसका अर्थ है दोनों तरफ से लाभ होना। 5वीं कहावत है, सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे, जिसका अर्थ है बिना हानि उठाए काम बन जाए, यानी कि कोई भी नुकसान न हो और हमारा काम भी हो जाए। तो इन सभी कहावतों को आपको अच्छी तरह से समझना है, याद भी करना है और अपनी नोटबुक में लिखना भी है। तो आगे आपको क्या है? गृह कार्य। गृह कार्य में आप क्या क्या लिखेंगे? तो अभ्यास में प्रश्न 6, स्वाध्याय में प्रश्न 2 और संपूर्ण भाषा सज्जता
जिसमें आपको कहावत दी गई है वह लिखनी है। अस्तु।